नेपोलियन फिल्म निर्माताओं को गिराने के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ है। स्टैनली कुब्रिक ने एक भव्य नेपोलियन बायोपिक बनाने की कोशिश की और असफल रहे, लेकिन निहित और महंगी रूसी फ्लॉप वाटरलू और मूक एबेलगास फिल्म के अलावा कुख्यात सैन्य कमांडर को कभी भी बड़े बजट का महाकाव्य नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। 85 साल की उम्र में इसे रिडले स्कॉट पर छोड़ दें ताकि वह अंततः वह कर सकें जो कुब्रिक नहीं कर सका, निश्चित नेपोलियन फिल्म बनाएं। स्कॉट की फिल्म, जो उनके ऑल द मनी इन द वर्ल्ड के लेखक डेविड स्कारपा द्वारा लिखी गई है, एक दिलचस्प प्रवृत्ति को जारी रखती है जिसे निर्देशक ने अपने अंडररेटेड द लास्ट ड्यूएल के साथ शुरू किया था। यह उन महाकाव्यों के वीरतापूर्ण मिथक को खंडित करता है जिन्हें स्कॉट ने स्वयं लोकप्रिय बनाने में मदद की थी और अपने विरोधी नायकों के घरेलू मामलों के साथ साथ उनके द्वारा छेड़े गए युद्धों पर भी जोर दिया था। जोक्विन फीनिक्स, जो ग्लैडिएटर के बाद पहली बार स्कॉट के साथ फिर से जुड़ते हैं, एक दुर्जेय नेपोलियन बनते हैं। वह न केवल युद्ध के मैदान पर आदमी की शानदार रणनीति और सरासर क्रूरता को उजागर करने में सक्षम है, बल्कि एक आदमी के रूप में उसकी गहरी असुरक्षा को भी उजागर करने में सक्षम है। वह लगातार अहंकार और अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने की उसकी इच्छा से विफल हो जाता है, लेकिन जोसेफिन से भी घृणा करता है। फीनिक्स और सहकलाकार वैनेसा किर्बी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री के साथ उनका रिश्ता जहरीला और कभी-कभी चंचल भी है। किर्बी ने अपनी भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया, फीनिक्स के साथ खुद को बनाए रखा और एक ऐसी महिला का कुशलतापूर्वक चित्रण किया जिसके लिए वफादार होना असंभव था, स्वार्थी और धूर्त थी, लेकिन नेपोलियन के बराबर भी साबित हुई। एक बार जब उसने अपनी जोसेफिन को खो दिया तो नेपोलियन कभी पहले जैसा नहीं रहा और उनका आक्रामक, जहरीला प्रेम देखने लायक है। बुद्धिमानी से स्कॉट ने फिल्म को युद्ध के मैदान और फ्रांस के पार्लरों के बीच समान रूप से संतुलित रखा है। घरेलू नाटक में एक व्यंग्यात्मक अंश है जो द लास्ट ड्यूएल के समान है, एक या दो सेक्स दृश्य हैं जो आपके किसी भी पीरियड रोमांस की तुलना में मैकग्रुबर के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। देखा गया, फिल्म का प्रत्येक भाग दूसरे भाग की तरह ही सफल है, जिसमें युद्ध के दृश्य अद्भुत हैं। ऑस्टरलिट्स की लड़ाई, जिसका कुछ हिस्सा स्टूडियो ने पहले ही ऑनलाइन जारी कर दिया है, बहुत ही कुशलता से किया गया है, जैसा कि वाटरलू में चरमोत्कर्ष है। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की तरह यह एप्पल टीवी प्लस के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे नाटकीय रूप से देखा जाना चाहिए। इसे उनके किसी भी अन्य महाकाव्य की तरह भव्य रूप से लगाया गया है। नेपोलियन के साथ मेरी एकमात्र समस्या यह है, आप बता सकते हैं कि यह रिडले स्कॉट का निश्चित कट नहीं है। यह कटा हुआ महसूस होता है और उम्मीद है कि वह एप्पल टीवी के लिए 4 घंटे की कटौती जारी कर देगा, जैसा कि उसने वादा किया था, क्योंकि यह बहुत लंबे संस्करण की मांग कर रहा है। किसी को फिल्म का तेज संस्करण सिनेमाघरों में पहुंचाने के उनके निर्णय का सम्मान करना होगा, लेकिन एक कट्टर प्रशंसक के रूप में मैं शर्त लगाता हूं कि विस्तारित कट एक बेहतर फिल्म है। स्कॉट के अधिकांश रिक्रूट्स के लिए यही स्थिति है। वैसे भी नेपोलियन एक ऐतिहासिक महाकाव्य का एक नमूना है जो फीनिक्स और किर्बी के पावरहाउस प्रदर्शनों पर आधारित है। वे फिल्म पर हावी हैं और फिल्म में किसी अन्य भूमिका को उनके जैसा महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी कलाकारों की टोली शानदार है, जिसमें नेपोलियन की दास्तां के रूप में रूपर्ट एवरेट की स्वागत योग्य वापसी, द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ताहर रहीम और कई अन्य शामिल हैं। मार्टिन फिप्स का स्कोर उत्कृष्ट है, जबकि डेरियस वोल्स्की की सिनेमेटोग्राफी एक आईमैक्स स्क्रीन के कैनवास की मांग करती है। इस तरह मैं इसे देखने के लिए काफी भाग्यशाली था। हालांकि नेपोलियन का अधिक विस्तारित संस्करण रिडले स्कॉट की वास्तव में महान फिल्मों में से एक बन सकता है, फिर भी फिल्म को वैसे ही देखा जाना चाहिए। यह देखते हुए कि इसका उत्पादन कैसे किया गया, ऐसा लगता है कि स्ट्रीमिंग पर इसका अंतिम घर मिलना तय है। यह इस बात का और सबूत है कि उम्र बढ़ने के बावजूद स्कॉट का काम पहले की तरह ही महत्वपूर्ण है
और मुझे उम्मीद है कि वह आने वाले वर्षों तक फिल्में बनाते रह सकते हैं।